अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में विनम्रता एक ऑप्शनल चीज है और आत्ममुग्धता एक पूर्णकालिक योग्यता। यही वजह है कि तमाम घपले घोटालों में फंसे होने के बावजूद केजरीवाल ने पूरी बेहयाई के साथ खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार घोषित कर दिया। केजरीवाल को यह नोबेल सुशासन के लिए चाहिए। अपने लिए नोबेल और भारत रत्न चाहने वाले नेताओं की तो लंबी कतार है, लेकिन खुद को नोबेल देने की मांग करना ये काम सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। शराब घोटाला मामले में करीब 2 साल तक जेल भुगत चुके मनीष सिसोदिया, करीब 2.5 साल तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ की हवा खा चुके सत्येंद्र जैन के लिए तो केजरीवाल पहले ही नोबेल और भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। लेकिन 6 महीने तक गिरफ्तार रहने वाले केजरीवाल ने अपने लिए नोबेल की मांग पहली बार की है। तरह तरह के छल बल के सहारे कार्यकर्ता से सीएम बनने तक के सफर को संघर्ष गाथा की तरह बार बार बेचने वाले केजरीवाल अब जैस्मिन शाह की किताब केजरीवाल मॉडल को पंजाबी में लॉन्च करते वक्त इतना बह गए कि कह बैठे कि एलजी के रहते हुए मैंने इतने काम कर दिए कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए। शायद अब नोबेल कमेटी को आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। दिल्ली की जनता शायद अब भी ये सोच रही होगी कि कौन सा काम किया गया जिसके लिए उन्हें नोबेल चाहिए। क्या वही मोहल्ला क्लिनिक जिनके बाहर मरीजों से ज्यादा मच्छर मिलते हैं, या वही सरकारी स्कूल जिनका बजट विज्ञापनों में ही खर्च हो जाता है? शायद नोबेल उन्हें बजट का 90% प्रचार में उड़ाने के लिए मिलना चाहिए, या फिर शराब से लेकर क्लासरूम घोटाले तक के लिए, दिल्ली की जर्जर सड़कों से लेकर बंद नालियों तक के लिए। केजरीवाल की राजनीति अब विकास की नहीं, अभिनय पर केंद्रित हो चुकी है। मैं कोई सिकंदर नहीं हूँ, ये कहना भी उनके अभिनय का हिस्सा है, क्योंकि सिकंदर भले ही न हो, लेकिन कैमरे के सामने वीर रस में डूबे संवाद जरूर मारते हैं। जनता को लगता है कि वो देश सुधारने आए हैं, लेकिन असल में वो खुद के व्यक्तित्व को ब्रांड बनाने की मुहिम में लगे हैं। एलजी के साथ टकराव की कहानी तो अब डेली सोप जैसी हो गई है। हर महीने एक नया एपिसोड। एलजी ने मुझे रोका, एलजी ने फाइल दबा दी, एलजी ने बत्ती काट दी। दिल्ली की बत्ती कब से गुल है, इसका जवाब देने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। नोबेल मांगना आसान है, लेकिन वायु प्रदूषण से लेकर पानी की कमी तक जिन असली मुद्दों को उठाना चाहिए वहां सन्नाटा पसरा रहता है। 3 बार दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद भी अगर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो कि काम नहीं करने दिया गया, तो नोबेल नहीं, सबसे बड़ा बहाना अवार्ड मिलना चाहिए। और वैसे भी जब सिसोदिया के जेल जाने को त्याग और बलिदान बताया जा सकता है, तो केजरीवाल जी को नोबेल देना भी कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल यह है कि अगर कल को बिजली चली जाए तो क्या वो ऑस्कर भी मांग लेंगे, क्योंकि बिना बिजली के भाषण दिया, और या अगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट हो गई तो शांति के लिए नोबेल। केजरीवाल का मॉडल अब सिर्फ किताबों और भाषणों में ही बचा है। जमीन पर मॉडल फेल, लेकिन प्रचार में अव्वल। शायद यही कारण है कि उन्हें नोबेल नहीं, एक विज्ञापन शिरोमणि अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में कुर्सी की कुश्ती एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा और कब तक, ये सवाल अब जनता से ज्यादा खुद कांग्रेस पार्टी के लिए पहेली बन गया। कह सकते हैं कि कर्नाटक अब कांग्रेस का कुर्सी युद्ध शो बन चुका है, जिसमें हर एपिसोड से पहले हाईकमान एक टीजर मीटिंग दिल्ली में बुलाता है। डीके शिव कुमार गुट का दावा है कि उनके साथ 100 विधायक हैं। अब इस बात पर यकीन करना उतना ही कठिन है जितना कि मान लेना कांग्रेस में आजकल सब कुछ लोकतांत्रिक और सहमति से होता है। अगर वाकई 100 विधायक उनके साथ हैं, तो फिर सिद्धरमैया अभी भी सीएम कैसे हैं? कहीं ये वही 100 विधायक तो नहीं जो काउंटिंग मशीन में कभी दिखाई नहीं देते, पर गुटबाजी में हर मीटिंग में बढ़ जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला आग बुझाने के लिए बेंगलुरु आए थे, लेकिन वे आग बुझाने कम घी और माचिस की डिब्बी लेकर आग लगाते हैं। कैमरों के सामने डीके और सिद्धरमैया को एक साथ बैठाकर उन्होंने पुरानी कांग्रेस शैली दिखाई। सब एक है जब तक कि अगली मीटिंग न हो जाए। अब राहुल गांधी ने दिल्ली में एक और मीटिंग बुलाई, जिसमें सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों बुलाए गए। मतलब साफ है कि दोनों को एक कमरे में बंद कर दो और तब तक बाहर मत निकलने दो जब तक कोई नया फॉर्मूला न निकल आए। बाहर की दुनिया में ये फॉर्मूला चाहे जितना ओबीसी सशक्तिकरण जैसा दिखे, असल में ये सिर्फ कुर्सी की कस्टमाइज्ड हैंडलिंग का तरीका है। अब चर्चा ये है कि सिद्धरमैया को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और उस जिम्मेदारी का नाम है कांग्रेस का ओबीसी विभाग। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ो और दिल्ली में एक ऐसी कुर्सी पकड़ लो जो है तो चेयरमैन की, मगर ताकत उतनी ही है जितनी ऑफिस के एक सामान्य स्टाफ की होती है। डीके शिव कुमार खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं उनका नंबर आ सकता है। उनके समर्थक आज भी 2.5 साल की पारी का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर सिद्धरमैया गुट पूरी कोशिश में है कि 2.5 साल की थ्योरी का न्यूज घोषित कर दें, क्योंकि कांग्रेस में समझौते होते हैं लेकिन निभाने की कोई गारंटी नहीं होती।
दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी से मिलने से पहले डीके शिव कुमार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात महज सौजन्य भेंट होगी या कोई पॉलिटिकल बैकअप प्लान, ये तो वक्त बताएगा। मगर इतना तय है कि कांग्रेस के नेता भाजपा के दरवाजे तक वॉलंटियरिंग डिप्लोमेसी में उतर चुके हैं। सिद्धरमैया भले ही कहें कि वो 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में 5 साल पूरा करना वैसा ही है जैसे बारिश में बिना भीगे लौट आना। ऐसा संभव तो है, लेकिन उसे चमत्कार ही कहा जाएगा। कुल मिलाकर कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा एक रियलिटी शो बन चुका है, जिसमें जनता सिर्फ दर्शक है और हर नेता जज, प्रतियोगी भी और स्क्रिप्ट राइटर भी। कुर्सी की ये कुश्ती कब तक चलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि काम की बात कोई नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया ड्रामा चल रहा है और इस बार पर्दा उठाया गया है वोटर लिस्ट के रिवीजन पर। विपक्ष, खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर ऐसा विलाप कर रहे हैं जैसे लोकतंत्र की अर्थी उठाई जा रही हो। लेकिन जब चुनाव आयोग ने तथ्यों की पोटली खोली तो साफ हो गया कि ये सिर्फ फर्जी आरोपों की एक और किश्त थी, जिनका सच्चाई से उतना ही लेना देना है जितना लालू प्रसाद यादव का ईमानदारी से। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया को चीरहरण बता दिया। अब कोई तेजस्वी को यह बताए कि चुनाव आयोग महाभारत के कौरव नहीं, एक संवैधानिक संस्था है। उन्होंने दावा किया कि बिना दस्तावेज, बिना सत्यापन, बिना जानकारी के, बिना सहमति के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव के मुताबिक चुनाव आयोग के कर्मचारी जैसे तैसे फॉर्म भरकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब थोड़ा फैक्ट पर भी आइए। चुनाव आयोग ने तुरंत तेजस्वी यादव के दावों का फैक्ट चेक किया और साफ कर दिया कि उनके आरोप भ्रामक और तथ्यहीन हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि आरजेडी खुद 47,504 बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त कर चुकी है जो इस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। मतलब खुद मैदान में खिलाड़ी भेजो और फिर अंपायर पर आरोप लगाओ कि मैच फिक्स है। तेजस्वी का ये दावा कि एक दिन में 10,000 फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं, शायद वे भूल गए कि चुनाव आयोग कोई चारा घोटाला नहीं चला रहा जहां बिना चेक किए हर पन्ने पर दस्तखत हो जाते हैं। आरोपों के इस खेल में टीएमसी की सागरिका घोष अचानक बिहार की गरीबी और लोकतंत्र की चिंताओं में डूब गई हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के वोट छीने जा रहे हैं। टीएमसी ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी का खिलौना बन गया, लेकिन आयोग ने इन दावों की भी धज्जियां उड़ा दी। उसने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी योग्य नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। जुलाई तक 3,70,00,000 लोग फॉर्म भर चुके हैं, यानी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से चल रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी मैदान में उतरते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनसे मिलने तक को तैयार नहीं, लेकिन आयोग ने फिर तथ्य रख दिए। झा जी को तो पहले ही बुलाया गया था और बैठक भी हो चुकी है। लगता है राजद को ये भूलने की आदत हो गई है कि कैमरों के पीछे भी सच्चाई होती है। अब आइए उस वॉइस रिकॉर्डिंग की ओर जिसे आरजेडी ने शेयर कर लोकतंत्र की लाश उठाने की कोशिश की, जिसमें एक डीएम की कथित आवाज सुनाई गई जिसमें निर्देश दिए जा रहे हैं। आरजेडी ने इसे सबूत बताया, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा कि इस रिकॉर्डिंग में कोई नया या गलत निर्देश नहीं है। ये सारी बातें प्रक्रिया का हिस्सा हैं। असल में आरजेडी की ये कवायद सिर्फ इसलिए है बिहार की राजनीति में वो सिर्फ पीड़ित कार्ड खेल सके। अपनी पिछली सरकारों की भ्रष्ट और जातिवादी नीतियों से जनता का विश्वास खो चुके राजद को जब भी कोई प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल लगती है तो वो उसे लोकतंत्र पर हमला मान लेती है, क्योंकि इसमें जातिवादी समीकरणों की हेराफेरी, बोगस वोटिंग की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जब वोटर लिस्ट से नाम फर्जी हटेंगे, जब हर वोटर का सत्यापन होगा, जब हर नागरिक की पहचान जरूरी होगी, तो लालू राज वाला मैनेजमेंट सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और यही इस सियासी नौटंकी की असली वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में इंडी गठबंधन का जो तथाकथित लोकतांत्रिक प्रदर्शन हुआ वो असल में राहुल गांधी की राजनीति का असली चेहरा दिखाने वाला शो बनकर रह गया। दिखावे की राजनीति, गुटबाजी और मैं और सिर्फ मैं वाला रवैया पटना के इनकम टैक्स गोलंबर का पूरा नाटक हुआ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश साहनी को लेकर विशेष रूप से सजी एक गाड़ी तैयार की गई, जैसे कोई बारात निकाली गई हो और इस बारात में शामिल होने के लिए टिकट्स नहीं, पहचान चाहिए थी और वह पहचान कांग्रेस के दरबार में दरबारी होने की थी। अब पप्पू यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद बार बार खुद को कांग्रेसी साबित करने की कोशिश की, पार्टी में विलय किया, तारीफें की, समर्थन दिया, लेकिन फिर भी उन्हें उस इंडी की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। अंगरक्षकों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने फिर कोशिश की और इस कोशिश में वे बार बार गिरते गिरते बचे। यही है कांग्रेस की लोकतांत्रिक सोच।
जो नेता जनता से जीत कर आया हो वो गाड़ी पर चढ़ने लायक नहीं, लेकिन जो नामदार है वो लोकतंत्र का ठेकेदार है। राहुल गांधी की राजनीति अब मुद्दों की नहीं मंचों की हो गई है। उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने का शौक है, लेकिन मंच पर सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो दरबार की भाषा जानते हों। पप्पू यादव को रोका गया, ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं था, वे कांग्रेस की भीतरी सोच की एक बानगी थी। तू कौन है बे? और सिर्फ पप्पू ही क्यों, कन्हैया कुमार के साथ भी कुछ कम दिलचस्पी नहीं हुई। जेएनयू क्रांति के नारे से राजनीतिक जीवन में आए कन्हैया को भी मंच से नीचे उतार दिया गया। बेचारे पीछे पीछे पदयात्रा करते नजर आए, जैसे किसी बारात में बिन बुलाए चले आए रिश्तेदार को पीछे से चलते देखना पड़े। पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के बाद बात करेंगे, मतलब सत्ता से बेइज्जती खाओ पर सवाल न पूछो। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या कांग्रेस अब सिर्फ नामदारों के क्लब बनकर रह गई है? लोकतंत्र, समानता और आवाज उठाने की बात करने वाले राहुल गांधी के मंच पर जनता के नेता की कोई जगह नहीं। पप्पू यादव जो कभी कांग्रेस के समर्थन में मंचों पर चिल्लाते थे, अब उस मंच पर चढ़ने लायक भी नहीं माने जाते। और यही हाल है कांग्रेस के अपने ही नेता कन्हैया कुमार का भी, जिसे कभी बिहार का यूथ आइकन बताया गया था। राहुल गांधी के लोकतांत्रिक दिखावे के नीचे दरअसल एक गहरा अहंकार और दरबारी संस्कृति छिपी हुई है, जिसमें चुने हुए नेता नहीं चापलूसों को तरजीह दी जाती है। एक तरफ पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा उठाए चल रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता और उनके साथ दिखना भी नहीं चाहते थे। यही है गांधी परिवार की समावेशी राजनीति। जो नेता खुद को जमीनी कहता है, उसके आसपास सिर्फ दरबारी क्यों होते हैं? एक तरफ पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा उठाए चल रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ दिखना भी नहीं चाहते थे। यही है गांधी परिवार की समावेशी राजनीति। जो नेता खुद को जमीनी कहता है, उसके आसपास सिर्फ दरबारी क्यों होते हैं? साफ है कि राहुल गांधी की राजनीति अब आम कार्यकर्ता या क्षेत्रीय नेता की नहीं रही। ये एक सेल्फी पॉलिटिक्स है, जिसमें मुद्दों की जगह इवेंट होते जा रहे हैं और जनता की जगह कैमरा। और अगर कोई नेता उस कैमरे के फ्रेम में फिट नहीं बैठता तो उसे मंच से गिरा भी दिया जा सकता है।